हेलो एवरीवन, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं द ऑनलाइन गुरु में। आज के इस सेशन में हम 20 से लेकर 27 ऑफ फरवरी 2022 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशंस में हेल्प करने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और आप लोगों ने यहाँ पे उन क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। तो टॉप 5 पर्संस जिन्होंने इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए हैं आपके सामने उनके नेम रखूंगा। फर्स्ट है रविशंकर मिश्रा, सेकंड है पार्थ सारथी, देन आफ्टर राम, देन धीरेन्द्र सहरिया एंड रीना यादव। इन सभी ने हमारे क्वेश्चंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हुआ। शहीद दिवस जो है 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसी टाइप के यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आप आरपीएससी के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ होगा। देन आफ्टर आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करें, अपने गोल को सिलेक्ट करें और अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो रेफरल कोड है ऑनलाइन गुरु, इसे यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस का बेनिफिट भी मिलने वाला है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है विजेता आरएएस के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज। इस स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर आप रैंक होल्डर्स हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड यहां पे रखे जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप रीट लेवल 1, लेवल 2 में सोशल स्टडीज या फिर साइंस मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है। इसी टाइप से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए भी आपके लिए फ्री टेस्ट पेपर यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसी के साथ अगर आप आरएएस प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक अफोर्डेबल फीस के अंदर आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसी के साथ वेरियस एग्जामिनेशंस हैं जिनकी प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर आसानी से कर सकते हैं। और इन सभी में जब आप एनरोल करेंगे तो हमारे कोड ऑनलाइन गुरु को यूज कीजिए और 10% का डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इस वीक का जो सबसे बड़ा न्यूज आप सभी के सामने आ रहा है वो रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर आ रहा है। अब रशिया यूक्रेन के वॉर के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये जो आपके सामने मैप है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्से जिनका नाम क्या था लुहांस्क और डोनेस्क, इन दोनों ही रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे अपनी सेना को सबसे पहले भेजा था। उसके बाद आपको ये देखने को मिल रहा है कि लगातार रशिया की तरफ से यूक्रेन पे अटैक किए जा रहे हैं और यूक्रेन की जो कैपिटल कीव है वहां की तरफ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं और इसी के बीच ये जो टेंशन है वो आपको देखने को मिल रहा है और इन दोनों के बीच में फुल फ्लेज्ड वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। अब ऐसे में क्या हुआ, इनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे न्यूज आती है कि 24 फरवरी के दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस क्रूशियल सिचुएशन पे मीटिंग ली और ये जो मीटिंग थी वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की थी, जहां पे इन्होंने रशिया के मिलिट्री ऑपरेशंस और यूक्रेन के ऊपर जो क्राइसिस हैं उनके बारे में चर्चा की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेलीफोनिक वे पे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी इस इशू पे डिस्कशन किया है। इसी के साथ साथ एक न्यूज और आती है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे जो बिडेन, उन्होंने फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस एप्लीकेबल कर दिए हैं। सैंक्शंस क्या होते हैं, जिनके थ्रू हम आप पे प्रतिबंध लगाते हैं कि आप ये वर्क नहीं कर सकते, इनके साथ ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकते, आपको हम जो ये फैसिलिटी देते थे वो फैसिलिटी बंद की जाती है। इस टाइप की चीजें जो बिडेन की तरफ से यहाँ पे किए जा रहे हैं और इसी के साथ कहा जा रहा है कि इससे रशिया के जो 80%
बैंकिंग एसेट्स हैं उनके फंक्शन पे सबसे ज़्यादा बुरा असर देखने को मिलेगा। अब ये जो बैंकिंग एसेट हैं वो जिस टाइप से वर्क करते हैं उसके लिए जो पेमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पे रोका जाएगा। इस टाइप की चीज़ें आपको अमेरिका की तरफ से भी सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट की आउट है, आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट यूक्रेन के जो चीफ हैं वो कौन है। ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है। अगली न्यूज आती है कि 58th सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप के अंदर जो कि 25 फरवरी के दिन स्टार्ट हुआ था, इंडिया के ग्रैंड मास्टर बी अधिबन यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रैंकिंग करते हुए बहुत टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो है फॉर्मर चैंपियन रह चुके हैं अधिबन, किसके तरफ से, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पे पहली बार देखने को मिल रहा है कि 23 ग्रैंड मास्टर और 30 IMS जो हैं इस नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये जो 58 सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप है, ओवरऑल इसमें 184 प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर चेस का मैच है वो स्विस सिस्टम के ऊपर आयोजित किया जाता है। स्विस सिस्टम क्या होता है, जिसमें 90 मिनट के राउंड होते हैं 30-30 सेकंड के इंक्रीमेंट के साथ। उस सिस्टम पे ये मैच खेला जाता है। नेशनल चेस चैंपियनशिप जो है वो इंडिया जो है ऑर्गेनाइज करता है और सबसे पहले इसको स्टैब्लिश किया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया था। आंध्र प्रदेश का जो चेस एसोसिएशन है उसने इसे शुरू किया था 1955 के अंदर। अब उस टाइम पे ये जो इवेंट था ये कैसा था, बाईएनियल था, मतलब कि 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता था। लेकिन 1971 से इसे क्या कर दिया गया, एनुअल इवेंट कर दिया गया, मतलब कि प्रत्येक वर्ष ये चेस चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डिमांड है एसटी शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस का, बहुत सारे जो मितई कम्युनिटी के लोग हैं वो मणिपुर के अंदर अब डिमांड रख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएं और मितई कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाना चाहिए। अब ये जो मितई की पॉपुलेशन है तो ये लगभग 2/3 हो जाती है इम्फाल वैली और उसके आसपास की कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। ये मेतई कम्युनिटी के बारे में अगर बैकग्राउंड से देखें तो 1935 का जो सेंसस था वहां पे आपको देखने को मिलता है कि मेतई कम्युनिटी को एसटी की कैटेगरी में गिना जाता था। ये जो मेतई कम्युनिटी है ये बहुत सारे रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि चिंदविन नाम का रीजन है म्यांमार के अंदर, वहां पे इनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। सुरमा वैली नाम की एक जगह है और ये कहाँ पे है, बांग्लादेश के अंदर है। इन जगहों पे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और प्रेजेंटली अगर बात करें तो मणिपुर के अंदर भी 8% पॉपुलेशन जो है मेतई कम्युनिटी अपना रखती है। तो ओवरऑल इनकी डिमांड क्या है कि हमें एसटी की कैटेगरी में बेनिफिट दिए जाने चाहिए। एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की गई थी बाय द प्रोमिनेंट यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की तरफ से। तो यूनाइटेड स्टेट्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और ये जो रिपोर्ट थी किससे रिलेटेड थी, आईपी से रिलेटेड थी, जिसको कि हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, सपोज कीजिए आपने अगर कोई बुक लिखी है तो उस बुक के अंदर जो भी चीजें लिखी है वो आपका क्या है, कॉपीराइट है। सेम एज अगर आपने कोई नया आविष्कार किया है तो उस आविष्कार को कोई और यूज नहीं कर पाएगा, वो आपका क्या है, पेटेंट है। इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मानी जाती है। तो इंडिया का जो स्कोर था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वो पहले 38.4 था और अब बढ़कर 38.6 यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ कंट्री की रैंक जो है 43rd हो जाएगी टोटल 55 कंट्री के अंदर। कौन सा इंडेक्स है, तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है। यहाँ पे अगर टॉप 5 नेशंस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूएसए।
यूएसए के बाद यूनाइटेड किंगडम आता है, उसके बाद देखेंगे तो जर्मनी आ जाता है, फिर आ जाता है स्वीडन, स्वीडन के बाद आ जाता है फ्रांस। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये टॉप 5 नेशंस के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में क्या हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है ताकि डिजाइन किए जा सके सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम को। अब सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम क्या है, तो भैया ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें कुछ सिलेक्टेड सिटीज को एज अ सस्टेनेबल सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब सस्टेनेबल सिटी के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तो देखो इंडिया ने पहले अपना एक कमिटमेंट किया था नेट जीरो के लिए। अब ये नेट जीरो क्या है कि हमारा जो कार्बन का एमिशन होगा, ये कार्बन का एमिशन कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, 2070 में हो जाएगा। और ऐसा हमने कहाँ पे, तो कोप 26 की जो समिट हुई थी ग्लासगो में, वहां पे हमने अनाउंस कर दिया था। तो उसी को अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं सस्टेनेबल सिटी के रूप में। अब यहाँ पे जो सस्टेनेबल सिटी है वो डेवलप किए जाएंगे, और जैसे ही जितने सिटीज जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 to 7 इंडियन सिटीज को अगले 2 सालों के अंदर डेवलप किया जाएगा। अब ये कौन कौन से सिटीज होंगे, जब इनके डिक्लेरेशन होंगी उसके बाद आपको हमारे चैनल पे उसके बारे में भी न्यूज मिल जाएंगे। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाल ही में IIT मद्रास के रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ओशन 2022 नाम के एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बाई एनुअल है, मतलब कि 2 सालों में आयोजित किया जाता है। और ये किसने होस्ट किया था, इंडिया ने पहली बार इसे होस्ट किया था, जिसका थीम इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन रखा गया था। ओवरऑल आप इसे ये समझ सकते हैं कि ओशन के डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे काम किए जाएंगे, और उन्हीं ओशन डेवलपमेंट के काम को करने के लिए यहाँ पे ये समिट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हाल ही में इंडियन नेवी ने होस्ट किया एक बाई एनुअल, मतलब हर 2 साल में होने वाला मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज को, और इस मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या था, मिलान था। ये जो मिलान एक्सरसाइज है, वैसे तो ये 1995 से स्टार्ट हुआ था, और इसके जितने भी मेजर वर्क हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में किए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर किए जाते हैं, जो कि अंडमान और निकोबार कमांड में आते हैं। यहाँ पे इसी के साथ साथ इंडियन नेवी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसकी थीम कैमरेडी, कोहेसिव एंड कोलैबोरेशन रखी गई थी। इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको कि हम लोग तेजस के नाम से जानते हैं, भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया था। ये कोबरा वॉरियर नाम के एक एक्सरसाइज में 6 से लेकर 27 मार्च 2022 में हिस्सा लेने वाला है। कोबरा वॉरियर एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, जो कि कहां पे, यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स के वेडिंगटन नाम के प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है वो दुबई के अंदर और सिंगापुर के अंदर भी इसी टाइप के इंटरनेशनल फ्लाइट एयर शो के अंदर हिस्सा ले चुके हैं। ये जो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है, ये लार्जेस्ट क्या है, ये लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में भी जाना जाता है। लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है, जो रॉयल एयर फोर्स यूनाइटेड किंगडम की तरफ से आयोजित किया जाता है। हाल ही में संजीव सान्याल को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर का फुल टाइम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर के रूप में। तो प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनके ऊपर गाइड करने का जो मेजर वर्क होगा वो संजीव सान्याल
करेंगे। संजीव सान्याल इम्पॉर्टेंट पर्सन है, इन्होंने कई बुक भी लिखे हैं जैसे कि द इंडियन रेनेसे, ठीक है, द इंडियन रेनेसे लिखा है इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इस टाइप की फेमस बुक्स के लिए भी ये जाने जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जम्मू एंड कश्मीर के डीलिमिटेशन कमीशन था उसके टर्म को सेकेंड टाइम के लिए बढ़ा दिया है। अब देखिए ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, तो आपको पता है आर्टिकल 370 और 35A के हटाने के बाद से एक कार्यक्रम किया गया था। और कार्यक्रम क्या किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया था, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। तो किस जगह पे, किस एरिया पे कहाँ के लिए इलेक्शंस होंगे, कहाँ पे कौन सी कंस्टिट्यूएंसी होगी, उसे देखने के लिए क्या किया गया था, 6 मार्च 2020 को डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। इस डीलिमिटेशन कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जिनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई जो हैं वो इसके हेड के रूप में काम कर रहे हैं। इनको पहले भी 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया जा चुका है। अब मई 6 तक इनको अपनी रिकमेंडेशन जो है वो कंप्लीट करके यहाँ पे सबमिट करनी है। 22 फरवरी 2022 के दिन जो प्रोफेसर हैं नीना गुप्ता, इन्हें रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 का अवार्ड दिया गया। नीना गुप्ता जो है स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर मैथमेटिक्स की प्रोफेसर के रूप में यहाँ पे वर्क कर रही हैं। रामानुजन प्राइज जो है ये एनुअली किन की तरफ से दिया जाता है, तो देखिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स की तरफ से दिया जाता है। और ये जो संस्था है ये कहाँ की है, इटली की है, ठीक है। ये प्राइज 2004 में स्टार्ट किया गया था और 2005 से ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान जो है वो हिस्सा ले रहे हैं एक एक्सरसाइज के अंदर जिसका नाम क्या है, ईस्टर्न ब्रिगेड 6। ये जो ईस्टर्न ब्रिगेड 6 होगा ये दोनों ही नेशंस के बीच में एक ब्लास्टर करेगा ऑपरेशनल पावर को। दोनों मिलकर किस टाइप से वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। इसका 6th एडिशन जो है वो कहाँ लेने वाला है, जोधपुर के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाने वाला है। वेदांता लिमिटेड और केयर्न ऑयल एंड गैस ने हाल ही में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के कुछ नए क्षेत्र ऑयल ब्लॉक जो है उसे डिस्कवर किए हैं। इन ऑयल ब्लॉक को नाम दिया गया है RJONHP 2017/1 और राजस्थान के किस रीजन पे है, तो चौहटन। और दूसरा जो है गुड़ा मलानी तहसील जो है बाड़मेर का, वहां पे इसे डिस्कवर किया गया है और इसको नाम क्या दिया गया है, दुर्गा नाम दिया गया है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अगर इन्हें परमिशन मिल जाती है तो इसके ऊपर भी ऑयल से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जापान ने यहाँ पे पहला हाइड्रोजन पावर की जो ट्रेन होती है उसे अनवील किया है, जो आपके सामने आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस ट्रेन को बनाने का जो काम किया है टोयोटा मोटर, साथ ही साथ हिताची कंपनी और जापान की जो रेलवे है उन्होंने मिलकर बनाया है। ये एक टाइप का हाइब्रिड ट्रेन होगा जो कि क्या करेगा, 140 किलोमीटर तक जा सकता है, टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी और हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर चलने वाला होगा। दैट मीन्स जीरो पॉल्यूशन, ठीक है, जीरो पॉल्यूशन यहाँ पे करेगा ये। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 हम लोग कब ऑर्गेनाइज करते हैं, February 21 के दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस दिन को ऑर्गेनाइज करने का मेन इंपॉर्टेंस यही होता है कि जो लिंग्विस्टिक अवेयरनेस है भाषा और कल्चर के ऊपर वो स्प्रेड किया जा सके। इस साल की जो थीम थी, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी को रखा गया था। ताज महोत्सव 2022 मार्च 20 से लेकर मार्च 29 के बीच में शिल्पग्राम
आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये 10 डे का एक कल्चरल फेस्टिवल है जो आगरा में ईच एंड एवरी ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव संग ताज के रंग रखा जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट और क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आप उनमें अपना आंसर जो है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में आपके नेम्स यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे। तो आई होप आप सभी को हमारा ये सेशन बहुत पसंद आता है। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।